मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में रीवा क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। रीवा से 5वीं बार विधायक बने शुक्ल ने क्षेत्र में सिंचाई से लेकर स्वास्थ्य तक की सुविधाओं को बेहतर बनाया है, जिससे अब रीवा क्षेत्र विकास के रथ पर सवार नजर आ रहा है। बाणसागर परियोजना से बदली रीवा की तस्वीर, लाखों किसानों को मिला परियोजना का लाभ। सिंचाई से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं हुई बेहतर। राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में विकास के पथ पर रीवा। बाणसागर बांध परियोजना रीवा के विकास का मुख्य आधार बनी है। सोन नदी पर स्थित यह परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की साझा परियोजना है। 67 मीटर ऊंचे और 1020 मीटर लंबे इस बांध से 435 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 1978 में शुरू हुई यह परियोजना 2006 में पूरी हुई। इससे मध्य प्रदेश में 2490 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1500 वर्ग किलोमीटर और बिहार में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिल रही है। रीवा में अब लगभग 10,000 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई संपर्क भी बेहतर हुआ है। रोजगार के अवसर पर बढ़ने से स्थानीय लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के कुशल नेतृत्व में बाणसागर परियोजना से जहां किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है, तो वहीं क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीवा में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों के प्रस्ताव मिले। रीवा क्षेत्र को मिल रही एक के बाद एक सौगात से न सिर्फ किसान बल्कि युवा और स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी खुशी जताई। इसको मंदिर माना है और बिंद अकेला क्षेत्रीय नहीं है, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो मालवा हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे निमाड़ हो, हम हर क्षेत्र को हमारा मंदिर है मध्य प्रदेश। और उसमें रहने वाली जनता जो हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए देव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा नागरिक देवो भव, और इसी लक्ष्य को लेकर के हमने वहाँ हमारे जो भगवान रूपी जनता है उनको हमने घर दिए। आज जो भारत के अंदर हमने 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हुए हैं। आज अगर 13 करोड़ से ज्यादा शौचालय दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी हम 45 लाख से ज्यादा घर दे चुके हैं। हम 90 लाख से ज्यादा उनको उज्ज्वला के कनेक्शन दे चुके हैं। और अनेक जो 3 करोड़ के लगभग सौभाग्य योजना की बिजली हमने उनको दी हुई है। और अनेक अगर बात कहें कि करोड़ों किसानों को, भारत के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हम निसंदेह जो बांध भी बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। और आप देखिए जो वर्षों से जो कांग्रेस विरोध करती थी, जो हमारे कहते अटल जी ने हमें एक सपना दिया था, अटल जी ने एक संकल्प दिया था। और माननीय अटल जी हमारे भारत रत्न है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वो कहते थे कि जहां बाढ़ आती है वहां पर बाढ़ नहीं आएगी, जहां सूखा पड़ता है वहां सूखा नहीं रहेगा, नदियों को जोड़ दो। तो कांग्रेसी उनकी बात का मखौल उड़ाते थे। और उसी बात को प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर मध्य प्रदेश से 3 योजनाएं चल रही हैं। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, पीकेसी पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट है, और ताप्ती मेगा वेस्टर्न रिचार्ज योजना। ये तीनों से जो हमारी जो लाखों हेक्टेयर की जमीन सिंचित हो रही है और हमारी मध्य प्रदेश की भूमि शस्य श्यामला हो रही है, सुजलाम सुफलाम हो रही है। कांग्रेस तो विकास विरोधी थी, कांग्रेस किसान विरोधी थी। यह सारे काम भी हमारी सरकार को करने का सौभाग्य मिला। मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी काम कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश के भागीरथ हैं, वो मध्य प्रदेश के वाटरमैन हैं, वो मध्य प्रदेश के जल पुरुष हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से योजनाएं लेके आए हैं, जो जल आवर्धन किया है, उसके कारण प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भारत के भागीरथ हैं, भारत के वाटरमैन हैं। पहले तो जैसा आपने बताया, आपने कहा ये अस्पताल मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। लगभग 1300 बेड का हॉस्पिटल है और 3 अस्पतालों का ये ग्रुप है। गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। 7 जिलों के मरीज, लगभग पुराना जो रीवा संभाग होता था, वर्तमान में रीवा शहडोल संभाग, सब जगह के मरीज रिफ़र होकर के यहाँ आते हैं। और जब से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना है, इसमें जो सुपर स्पेशलिस्ट पोस्टेड हुए हैं, उनके कारण सबसे बड़ी बात रीवा के लिए ये हुई है कि यहाँ से मरीजों का जो एक तरीके से रिफ़रल कह लीजिए या पलायन कह लीजिए, खासकर नागपुर और बड़ी जगहों के लिए होता था, लगभग रुक गया है। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट के और यूरो सर्जरी, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स अच्छी टीम है, जिसके कारण यहाँ पर सभी तरह के जांचें और ऑपरेशंस सफलतापूर्वक हो जाते हैं।
नई फैसिलिटीज़ जैसे आपने बताई अभी तक तो है, जितनी मिल चुकी है, अगर हम चाहें कि और भी इसमें ऐसा कुछ नया क्या करें जिससे जनता को यहाँ पे और अच्छे से लाभ मिले, क्या क्या डिमांड करते हैं, क्या समझते हैं कि क्या हमें मिले तो और हम अच्छे से काम करें? इसके लिए हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, क्योंकि वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के भी मंत्री हैं, वो खुद भी मतलब जो है ना इतने प्रयासरत रहते हैं, इतना पीछे लगे रहते हैं कि जो कुछ भी अधिकतम सुविधाएं मध्य प्रदेश में जो भी उपलब्ध अधिकतम सुविधाएं इंदौर और भोपाल मेडिकल कॉलेज में हैं, लगभग 1-2 साल के अंदर जो है रीवा में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। अभी तो ये भी ऐसा चल रहा है कि जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो जितना भी काम अभी हो रहा है उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से यहाँ पीजी कोर्सेज खोलने की भी चल रही है, डीएम कार्डियोलॉजी, और अगर ये हो गया तो अच्छी खासी मात्रा में भी कार्डियोलॉजिस्ट और आएंगे, जिससे अगल बगल के क्षेत्रों में भी मतलब उनकी पदस्थापना हो सकेगी और यहाँ का मतलब कार्य क्षेत्र और गुणवत्ता बढ़ेगी। आपके अस्पताल की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो कैपेसिटी जो है, तो कैपेसिटी लगभग तीनों अस्पताल के मिलाकर लगभग 1400-1500 की कैपेसिटी हो रही है जी। लेकिन कैपेसिटी से कितने ज़्यादा मरीज आ जाते हैं? जुलाई अगस्त सितंबर में लगभग 200-250 मरीज कैपेसिटी से ऊपर हो जाते हैं। तो फिर उनकी सुविधाएं कैसे हम आप लोग पूर्ण करते हैं? परेशानी भी आती होगी क्योंकि? हाँ, बिल्कुल परेशानी आती है। अब उसको किसी तरीके से, चूँकि अपना आसपास के लोग रहते हैं, उनको अपना व्यवहार से समझा बुझा करके, कभी कभी तो ये होता है कि अपने जो लेबर रूम हैं उनके बेड में, एक बेड में 2-2 मरीजों को भी लिटा करके और उनसे कह के कि भाई अब इससे ज़्यादा और सुविधा अपन दे नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, और 1-2 महीनों में ऐसा होता है। हाँ, जो ओवरक्राउड है। सफाई को लेके यहाँ पर कैसे व्यवस्थाएं की जा रही हैं? साफ़ सफाई तो आप देख ही सकते हैं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब से ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में चली गई, ठेके पे, तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। मतलब हम किसी भी तरीके से किसी भी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल से बेहतर हैं, कहीं पे सफाई में कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। देखिए, विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में लगभग हमारी सरकार है और लगातार सरकार ने विंध्य क्षेत्र को अनेकों सौगातें देने का काम किया है। वहाँ के जो हमारे नेता हैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, जो आज प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने इस क्षेत्र को विकास की अनेकों ऐसी अनुपम और अभूतपूर्व सौगातें दी हैं, जिसके माध्यम से रीवा लगातार विकास के पथ पर उत्तर वृद्धि कर रहा है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, शिक्षा के क्षेत्र में लाई गई क्रांति हो, अथवा रीवा और उसके समीपवर्ती जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे सीधी, सिंगरौली, शहडोल, छतरपुर, पन्ना, आसपास का जो एक पूरा बेल्ट है, वहां पे कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ला जी के सत प्रयासों के परिणाम स्वरूप विकास को एक गति मिली है। तो स्वाभाविक तौर पर रीवा आज अपने खोए हुए गौरव को दोबारा हासिल कर रहा है, अपनी ऐतिहासिक जो हमारी एक धरोहर थी उसको भी सहेज और संवार रहा है, और इसके साथ ही साथ एक अतीत का अपने अनुभव लेते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। देखिए, लगातार युवाओं में, रीवा के युवा जो है वो इंडस्ट्रियस होते हैं, उनके भीतर उद्यमिता की भावना रहती है, नवाचार की भावना रहती है, और बहुत ज्यादा उत्साही सोच के युवा रीवा में होते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उनके सब प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज देश भर के तमाम मल्टीनेशनल्स की बात हो, साइंटिफिक क्षेत्र की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, हर क्षेत्र में रीवा के युवा आज अपना स्थान बना रहे हैं। क्रिकेटिंग में हम देख रहे हैं कि रीवा का टैलेंट आज भारत का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर हर क्षेत्र में रीवा के युवाओं ने अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता के बल पर स्थान और मुकाम बनाया है, और उसको उनके हौसलों को उड़ान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बाणसागर परियोजना सहित रीवा क्षेत्र को मिली अन्य सौगातों को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टेट हेड अम्बरीश शर्मा ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सहित विंध्य के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी स्थानीय लोगों को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से अभी तक की इनकी राजनीति का सफ़र रहा है, और इस राजनीतिक सफ़र में जो इस क्षेत्र यानी रीवा जैसी जगह को, जो एक समय एक अलग चेहरा होता था और आज का चेहरा 2025 का चेहरा जो बदला है, इस चेहरे को बदलने में इनकी क्या भूमिका रही है, क्योंकि छात्र जीवन से लेकर इन्होंने शुरुआत की और आज लगातार 5 बार से लगातार यह कार्य कर रहे हैं, और उस तरह से कार्य कर रहे हैं जिस तरह से कि एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों के साथ यहाँ के लोगों ने अगर चुना है तो उन्हें परिणाम देना है और ज़मीन पर उतारना है। हमारी जो योजनाएं होती है और सरकार की जो भी चीज़ें दिल्ली से चली है वो यहाँ के आम व्यक्ति के घर तक पहुँचना चाहिए। जी, हम उनसे आज बात करेंगे। पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास को समर्पित सरकार है।
जनता का विश्वास जीतने के बाद जब हमें काम करने का मौका मिलता है तो हम उस पावर का सदुपयोग करते हैं। उसी का ये परिणाम है कि आज विंध्य क्षेत्र की भी तस्वीर बदली है, मध्य प्रदेश की भी बदली है और मोदी जी के नेतृत्व में देश भी बहुत तेज़ी से आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। तो कुल मिला के जनता के द्वारा दी गई ताकत का यदि सदुपयोग किया जाए तो ऐसे ही परिणाम आते हैं जैसा आपको रीवा में दिखाई दे रहा है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ शासन का, सत्ता का सदुपयोग किया है। अच्छा, 2003 में जब पहली बार आप चुन के कैबिनेट में गए, 2003 में जब शुरुआत की गई और शुरुआत में आपके लिए एक बड़ी चीज़ थी कि जब सीएम होते हैं तो सीएम पहली बार बुलाते हैं। पहली बार आपने नदी वाली एक ऐसी चीज़ जो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश को जोड़ती, जिसको आपने शुरुआत की और जिससे यहाँ पर परिवर्तन देखने की शुरुआत हुई है, उस पर क्या कहेंगे? 278 से वो ब्रेक पड़ा। हाँ, बाढ़ सागर परियोजना जो जीवनदायिनी बहुउद्देशीय, जैसे सिंचाई भी होना था, बिजली भी बननी थी, वो योजना बंद पड़ी थी, लापरवाही का शिकार हो गई थी और उसके कारण हमारा क्षेत्र पिछड़ रहा था। सबको मालूम था कि बाढ़ सागर बनने के बाद जब सिंचाई की नहरों का जाल बिछ जाएगा, किसानों को सोन नदी का पानी जब नहरों से मिलेगा तो धरती से दौलत पैदा होगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, उससे व्यापार बढ़ेगा और उससे तस्वीर बदलेगी। ये बात समझते तो सभी थे, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। उसके कारण हम लोगों ने 2007 में उसका लोकार्पण करा दिया और उसके बाद लगातार अभी रीवा में करीब 3 लाख एकड़ में सिंचाई हो रही है और हमारा लक्ष्य है कि 1 साल बाद ये सिंचाई 6 लाख एकड़ में होने लगे और 3-4 साल बाद 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचेगा। तो 1-1 इंच ज़मीन में सिंचाई का पानी जब पहुंचेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी, किसान समृद्ध होगा, उससे व्यापार बढ़ेगा, खरीदी बिक्री बाज़ारों में बढ़ती है, उससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने लगती हैं और रोज़गार के अवसर भी पैदा होते हैं, बेरोजगारी भी दूर होती है, गरीबी दूर होती है। यही दृश्य देखने के बाद आप ये कह रहे हैं कि रीवा तो पूरी तरह से बदल गया है। इसमें बाढ़ सागर की परियोजना का बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि लोग राजनीति में सबसे बड़ी बात करते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों को। आपने सबसे बड़ी चीज़ में एक चीज़ हमने जो समझी और देखी और जो आपने बताया भी कि 3 ऐसे अलग अलग जगहों को जोड़ के यहाँ से एक नींव का पत्थर शुरू किया और परिणाम भी उसके दिखने को मिल रहे हैं। किसानों को उससे कितना लाभ मिला अभी तक? किसान यहाँ का काफ़ी समृद्ध हो रहा है और गांव-गांव में काफ़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर की गाड़ियाँ दिखने लगी हैं। कच्चे मकान जो होते थे पक्के मकान में बदलने लगे हैं और रीवा शहर में जो आप रोज़ नए शॉपिंग मॉल्स और होटल्स और हॉस्पिटल्स देख रहे हैं, तो ये यहाँ के लोगों की जो आय की बढ़ी है उसके कारण सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें देश में हमारे यहाँ बिक रही हैं, सबसे ज़्यादा 4 व्हीलर की गाड़ियाँ देश में हमारे यहाँ बिक रही हैं, JCB मशीनें यहाँ बिक रही हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आर्थिक गतिविधियों का जो चक्र है वो बहुत तेज़ी से चल पड़ा है और इसका कारण किसानों की समृद्धि है। अच्छा, आपको विकास पुरुष कहा जाता है। विकास पुरुष इसलिए कहा जाता है कि क्या पहले की जो कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो या रोडों की कनेक्टिविटी हो, उसमें भी यहाँ पर एक अवसर मिला है और आज हवाई कनेक्टिविटी बढ़ी है, उस पर क्या? हाईवेज़ में आदर्श स्थिति बन गई है। रीवा के चारों ओर आप जाएंगे तो 4 लेन की सड़कें बन गई हैं, लगभग कुछ सिंगरौली तरफ बन रही है, सीधी तरफ 2 लेन से 4 लेन हो रहा है। रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है, रीवा से सिंगरौली रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हवाई अड्डे का लोकार्पण हो चुका है, नए नए एयरलाइंस यहाँ पर आने के लिए अपने सर्वे कर रहे हैं। तो जब आवागमन बढ़ता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ता है, टूरिज़्म भी बढ़ता है और उससे उस क्षेत्र की गरीबी कम होती है। तो अब पूरी तरह से ज़मीन तैयार हो गई है रीवा और विंध्य के लिए एक लंबी छलांग लगाने के लिए। अच्छा, टूरिज़्म की आपने बात की, टूरिज़्म बहुत अच्छी है आपके यहाँ पे, क्योंकि पूरे प्रदेश में अगर बात की तो वाइट टाइगर आपके यहाँ होता है, तो उसमें कुछ कहेंगे? वाइट टाइगर हमारी पहचान रहा है सारी दुनिया में। सफ़ेद शेर जो है हमारे यहाँ से गया लेकिन हमारे यहाँ नहीं था। तो 46 सालों के बाद वाइट टाइगर हम वापस लाए। यहाँ वाइट टाइगर सफारी बनाए विश्व स्तरीय। जो ऐसी सफारी तो आपको साउथ अफ्रीका के लायन सफारी देखने लोग जाते हैं, वो नहीं है जैसी हमारे रीवा की विंध्य की वाइट टाइगर सफारी है। तो इससे एक जो हमारी रिटर्न ऑफ प्राइड जिसको कहते हैं, पहचान,
वो फिर से पुनर्स्थापित हुई है। वाइट टाइगर 46 सालों से नहीं था तो भी लोग कहते थे लैंड ऑफ वाइट टाइगर है, लेकिन वाइट टाइगर नहीं था। अब हम कह सकते हैं कि वाइट टाइगर सफारी है, जाके देखिए वाइट टाइगर को। पहले के यहाँ के कुछ लोगों से जब हमने चर्चा की तो उनका कहना था कि पलायन की स्थिति बहुत पहले होती थी, बहुत इतनी स्थिति थी कि पलायन लोग यहाँ से बॉम्बे से लेके भारत के हर कोने में कमाने के लिए जाते थे। आज वर्तमान में आपके प्रयासों से जो परिवर्तन आया है उसको आपने किस तरह से किया है? उसके लिए मेहनत की पराकाष्ठा हुई है, प्रयत्नों की परिसीमा हुई है, और यदि किसी ने कह दिया कि जो कोई ज़रूरी काम रीवा का है जो नहीं हो सकता है, तो हम लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाया है कि हो जाए वो। तो जहाँ पे चाह होती वहाँ पे राह को निकलना पड़ता है, और साधारण तरीके से प्रयास करने में तो कोई काम होता नहीं है। उसके लिए काफ़ी एफर्ट और एक जुनून की तरह काम करना पड़ता है, तो परिणाम सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना और 11 वर्ष भी पूर्ण हुए हैं। अगर उसमें हम अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ अब आज वर्तमान में 2047 यानी कि 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 2047 में जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो इसको हम कितनी ताकत के साथ आगे क्या प्लान कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, वो तो विकसित भारत का एक सपना और लक्ष्य लेके प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और सारे लोग उनके साथ हैं। सभी राज्य सरकारें, खास तौर से जहां भाजपा की सरकारें हैं, डबल इंजन की तरह काम कर रही हैं, और बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर थी वो 5वें से 4थे नंबर पर आ गई, अब 3रे नंबर पर पहुंचने वाली है, और 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था नंबर 1 के स्थान पर पहुंच जाए, विश्व गुरु के स्थान पर भारत पहुंचे, दुनिया का नेतृत्व करे, जैसे दुनिया में शांति स्थापित हो, और विश्व बंधुत्व का जो हमारा मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, वो दुनिया में यदि कोई स्थापित कर सकता है शांति तो भारत कर सकता है। नहीं तो आप देखिए आज क्या हो रहा है दुनिया में, मिसाइलें दागी जा रही हैं, लाशें बिछाई जा रही हैं, कहीं शांति नहीं है। लेकिन शांति का पथ यदि दुनिया को कोई दिखा सकता है तो सिर्फ भारत है। इससे भारत को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हमारा अंतिम सवाल है कि अगर हम बात करें कि अब जो है, एक तो आप ब्राह्मण चेहरा, बड़ा चेहरा है, आपके क्षेत्र का बड़ा चेहरा है। दूसरी बात अगर हम करें तो अभी वर्तमान में जो आगामी समय को लेके जो विकास की लहर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने की है, और आपके पास जिम्मेदारी का पद 2023 में मिला स्वास्थ्य सेवाओं में आपने अभी तक क्या किया, और आगामी बचे हुए वर्षों में जब तक आपके पास जिम्मेदारी है कुछ नया प्लान किया हो, कुछ अलग करना चाह रहे हैं जिसमें आपका विशेष फोकस हो, हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे ब्लॉक लेवल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको इतना सक्षम बनाना है कि गांव में किसी को ब्लॉक लेवल से बाहर जिला अस्पताल आने की नौबत ही ना आए। तो उसमें पर्याप्त विशेषज्ञ हों, पर्याप्त भवन हो, पर्याप्त मशीनें हो, पर्याप्त लैब हो, डॉक्टर्स हों और पैरामेडिकल स्टाफ हो। ये जो हमारे 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं पूरे प्रदेश में, उसको हम पूरी तरह से सक्षम बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जो ज़रूरी डॉक्टर्स, विशेषज्ञ, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके पदों की मंजूरी भी न सिर्फ मंजूरी करा दी है बल्कि उसकी भर्ती की प्रक्रिया भी अंतिम दौर पर है। तो जब वो सारा अमला ब्लॉक लेवल पे पहुंच जाएगा और वहाँ 10 से 15 करोड़ की हमने बिल्डिंग मंजूरी की हैं, वो भी बन के लगभग तैयार हो गई हैं, तो फिर जिला अस्पताल में आने वाली भीड़ कम होगी, फिर जिला अस्पताल भी बेहतर चलेगा। मेडिकल कॉलेजेस जो हमारे पुराने हैं 2003 के पहले, उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की तरह विकसित करने के लिए जो ज़रूरी गंभीर बीमारी के इलाज हैं वो वहाँ पर हो सके, इसके लिए पदों को मंजूर करना, मशीनों को लाना, उसका रीडेवलपमेंट करना। तो टर्सरी केयर की पुख्ता इंतजाम मेडिकल कॉलेज में हो, जिला अस्पताल हमारे ठीक तरीके से परफॉर्म करें, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे पूरी तरह से हर प्रकार की बीमारी के इलाज के लिए वहाँ पर पर्याप्त अमला हो। ये लक्ष्य है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। आज हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी सीएम साहब, और जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम देश में अब वो ताकत लेके आ रहे हैं जिस तरह से कि हम इस पूरी मध्य प्रदेश की जनता को किस तरह से लाभ दिलवाएंगे, और जो दिल्ली से डबल इंजन की सरकार से जो शासन को मिलने वाली और लोगों को मिलने वाली योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को हम जनता तक किस तरह से पहुंचाएंगे। और ये है यहाँ के विकास पुरुष। तो इन विकास पुरुष ने यहाँ पर ऐसा क्या करके दिखाया है जिससे अब यहाँ तक के परिणाम मिले हैं, और अब
आने वाले समय में 2047 का जो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का सपना है उसको कैसा पूरा करेंगे, वो हमें इन्होंने बताया। अमरीश शर्मा, स्टेट हेड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।